सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 दादी माँ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। ये दादी माँ जो पाठ है ये कहानी है। कहानी ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मार्मिक चित्रण किया जाता है। अब संक्षिप्त में इस कहानी का सार देखिए। लेखक को एक दिन बड़े भाई का पत्र मिला जिसमें दादी की मृत्यु की सूचना थी, जिसे पढ़कर लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? लेखक को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो लेखक उनकी यादों में डूब जाता है। किसकी यादों में? दादी माँ की यादों में डूब जाता है और लेखक को अपनी दादी की छोटी छोटी बातें याद आने लगती है, जिसे उन्होंने इस कहानी के रूप में लिखा है। पाठ पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देखिए। प्रतिकूल, विपरीत, वन प्याज, मोथा, साई। वन में उगने वाली घासें हैं। गंध, महक, विषुचिका, संक्रामक रोग होता है। निकसार, निकास या निकलने का रास्ता। उरिन, कर्ज से मुक्त होना। घेऊर, तालाब में उगने वाली घास। तिताई, कड़वापन। अनमना, उदास, सरसाम, बेहोशी, अफसोस, पछतावा, हुड़क, चाहत, ज्वर, बुखार। शुभ चिंतक, भला चाहने वाला। सूचना, जानकारी। धुंधली, अस्पष्ट। शरद, सर्दी का मौसम। शीतल, ठंडक पहुंचाने वाली। खोलते, उबलते हुए। जलाशय, तालाब, नदी, झरना कुछ भी हो सकता है। आषाढ़, चैत्र, कुंवार, आघन हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम है ये सब। उत्साह, जोश, कार परोजन, कामकाज, अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, विलंब, देरी से, दुबकी, छुपी हुई या डरी हुई। सूद, ब्याज, नाक रगड़ना, खुशामद करना। विहल, बेचैन, अभिनय, नाटक करना। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र का जन्म होना या पुत्र की उत्पत्ति होना। वात्याचक्र, घटनाक्रम, श्राद्ध, पूर्वजों के लिए किया जाने वाला भोजन। अतुल, बहुत अधिक। शाप भ्रष्ट, शापित जिसे श्राप लगा हो। सहेज कर, संभाल कर। विलीन, गायब। कतारें, पंक्तियाँ। पांखें, पंख। घिनौना, घृणित जिसे देखकर घृणा हो जाए। दालान, आंगन। आपत्ति, ऐतराज या विरोध। आइए अब कहानी पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। लेखक कह रहा है कि कई मौसम बीत जाने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो कभी कभी उदास हो जाता है, क्योंकि मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो अच्छा अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो ऐसा मेरा मित्र भी ऐसा ही करते हैं। मेरे सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे मुझे ज़रा सा घबराने वाला कहते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस यानी जबरदस्ती मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान शरद ऋतु में जिस प्रकार उसकी बूंद थोड़े से समय के लिए रहती है, फिर वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है, उसी प्रकार वो यादें भी उनको एक अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए। कुंवार एक हिंदी महीना है, आश्विन बोलते हैं इसको। तो मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए, सिवान यानी बहाव,
दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई एक प्रकार की जलीय घास होती है, जल में उगने वाली घासें। अधजली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें, घेवर और वन प्याज भी जलीय घास को ही बोलते हैं, तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में, सूरज की गर्मी में उबलते हुए, खोलते हुए नहीं उबलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जलाशय होते तालाब, नदी, झरने, कुछ भी, तो वो तालाबों में कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ महीने में आम और जामुन नहीं मिले, चिंता नहीं। जो आषाढ़ का महीना होता है उसमें अगर आम और जामुन नहीं मिले, यानी आषाढ़ के महीने में आम और जामुन बहुत प्रसिद्ध फल होते हैं, इसका मौसमी फल है ये, तो अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मार्गशीर्ष को बोलते हैं। मार्गशीर्ष में चिवड़ा और गुड़ नहीं मिले, यानी हर मौसम के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है ये। तो मार्गशीर्ष में चिवड़ा और गुड़ नहीं मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी नहीं मिले, चैत होता है चैत्र, चैत्र के महीने में लाई के साथ अगर गुड़ की पट्टी नहीं मिले तो अफसोस नहीं। पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कुंवार या आश्विन महीने के लिए आया है। लेखक कह रहा है कि कुंवार आश्विन के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़कना यानी चाहना या अच्छा लगना। लेखक कह रहा है कि मैं अंदर ही अंदर बड़ा इच्छुक था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया, क्योंकि गंदा पानी रहता है उसमें बरसात का, और उसमें नहाने से बीमारी हो जाती है। तो लेखक भी बीमार हो गया उसमें नहाकर। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहा है कि हल्की हल्की जो बीमारी होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी बुखार, ज्वर यानी बुखार, थोड़ी थोड़ी बुखार आ जाना, सर में साधारण दर्द होना, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू यानी साबूदाना, यानी थोड़ा सा बुखार आ जाने पर लेखक की दादी माँ उनको दिन भर खाने को देती थी, कभी नींबू कभी साबूदाना, इस प्रकार। तो लेखक कह रहा है कि मुझे थोड़ी थोड़ी बुखार आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। लेखक कह रहा है कि दिन में मैं चादर लपेटे सो रहा था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, यानी दादी माँ का शरीर बिल्कुल पतला दुबला था, और स्नेह सने यानी स्नेह से भरा हुआ, यानी दादी माँ प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। और शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन, यानी उन्होंने बिल्कुल सफ़ेद बिना लेस के साड़ी पहन रखी थी। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर, यानी उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। सन से यानी सन एक अलसी का पौधा होता है और उससे एक पदार्थ निकलता है बिल्कुल सफ़ेद, उससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है। तो ऐसे जो सन बिल्कुल सफ़ेद होता है ऐसे उनके बाल लग रहे थे। सन से सफ़ेद बालों के सिरों से सद्य टपके हुए जल की शीतलता, सद्य टपके हुए यानी अभी अभी जैसे पानी टपक रहा हो, इस प्रकार ठंडे पानी की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। लेखक बता रहा है कि उन्होंने आते ही मेरे सर और पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल, आंचल यानी पल्लू की, अपने साड़ी के पल्लू की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, यानी अपन भभूत वगैरह लगाते हैं, तो दादी माँ भी ऐसे ही विश्वास रखती थी देवी देवताओं में। तो उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, लेखक के माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, और दिन रात मेरी चारपाई के आसपास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, यानी कभी पंखे से हवा करती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, कभी मेरे जलते हुए हाथ पैरों को कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, और 20 बार छू छू कर जोर का अनुमान करती। लेखक कह रहा है कि मेरी दादी माँ को बड़ी चिंता हो जाती थी जब मेरे को बुखार आता था, तो बार बार मेरे हाथ पैरों को छूती, कभी
कपड़ा डालती और बीसों बार छू छू कर देखती कहीं कि बुखार तो कम हुआ या नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती थी दादी माँ। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम थे। दादी माँ को जो प्रसिद्ध गांव की दवाएं थी, उन गांव की दवाइयों के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे मुँह से। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। अगर गांव में कोई भी बीमार हो जाता तो दादी माँ वहीं पहुंच जाती और वहीं उसी प्रकार के उपचार चालू कर देती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम एक प्रकार की बीमारी होती है, इसमें व्यक्ति को बेहोशी आ जाती है, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में, विषुचिका हैजा होता है और महामारी एक संक्रमण रोग होता है, तो महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी लौंग और गुड़ मिश्रित, गुड़ में मिला हुआ जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी दादी माँ इतनी सफाई रखती थी, उनके समान कोई भी सफाई नहीं रखता था। दवा में देर होती है, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, गिलाफ यानी तकिए की खोली, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से, तिताई यानी बहुत तीखी होती है कुनैन की दवा, तो उसके डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है, क्योंकि अब दादी माँ नहीं है ना, इसलिए। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी दादी माँ सभी का सहयोग करती थी, सभी की सहायता करती थी। तो किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी कामकाज वाला घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से नहीं करूँ तो होने वाला नहीं है। दादी कहती थी अगर एक भी काम नहीं करूँ तो होने वाला नहीं है। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति यानी गैर हाजिरी बहुत विलम्ब का कारण बन जाती, विलम्ब यानी देर का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, लेखक कह रहा है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार यानी घर के बाहर का जो निकलने वाला रास्ता है, वहाँ पर दादी माँ किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोने होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। दादी माँ उससे कह रही थी कि ऐसा नहीं होगा धन्नो, ब्याज सहित आज ही दे दे। तेरी आंख में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। नाक रगड़ना एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है खुशामद करना। लेते समय तो तूने बहुत खुशामद की, किसी ने एक पाई भी न दी। यानी तू हर गली मोहल्ले में मांगने गई पर किसी ने तुझे नहीं दी, बस मेरे पास आई तो मैंने तेरी सहायता की समय पर। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई कहती है कि दूंगी मालकिन। दोनों हाथों से आंचल पकड़ने पर दादी माँ के पैरों में झुक जाती है, यानी अपनी साड़ी के पल्लों को पकड़कर दादी माँ के पैरों में झुक जाती है। बिटिया की शादी है, आप नहीं दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार यानी विवाह कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ किसी नहाने के बाद किसी को छूती नहीं थी, बहुत छुआछूत करती थी वो। तो वो कहती है कि अभी नहा के आई हूँ, मुझे छुए मत। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। यानी ये प्रसंग मुझे अच्छा नहीं लगा, लेखक कह रहा है, क्योंकि दादी माँ सभी की सहायता करने वाली थी।
ऐसा दादी कैसे कह रही? तो लेखक को एक बुरा सा लगा, वो बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ लेखक से कह रही कि बड़ा आया समझाने वाला, चल यहाँ से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक कह रहा है कि मैं इस बात को बिल्कुल भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी, यानी सभी तरह से धन धान्य से परिपूर्ण होना और सभी सुखों से परिपूर्ण होना, ऐसा आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बेहल होकर कहा, यानी व्याकुल होकर कहा, बेचैन होकर कहा, उरीन हो गई बेटा। उरीन यानी ऋण से मुक्त हो जाना। लेखक से कहा चाची ने कि उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। यह मालकिन दादी माँ के लिए आया है। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, यानी 10-5 रुपयों के लिए जग हंसाई नहीं हो। देवता है बेटा देवता। यहाँ देवता किसके लिए आया है? दादी माँ के लिए। लेखक से कह रही है धन्नो चाची की बेटा देवता है बिल्कुल तुम्हारी दादी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। लेखक ने कहा कि उस रोज़ तो आपको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ है। धन्नो चाची कह रही कि तो ऐसा बड़े लोगों का काम है, पैसा देकर अगर नहीं डांटे तो हो ही नहीं सकता। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो आज भैया बहनों इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे का पाठ अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।